नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9, 10 और 11 अगस्त की करंट अफेयर्स। तो 3 दिन की करंट अफेयर्स एक साथ ही हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने। तो चलिए, सबसे पहला जो खबर है वो है अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान शांति समझौता संपन्न हुआ। तो ये देखिए, आर्मेनिया यहाँ पर है और अजरबैजान। तो देखिए, ये जो अजरबैजान का है ना, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये नखविचन जो है, नखविचन क्षेत्र, ये भी अजरबैजान का है। और ये है नागोर्नो काराबाख रीजन। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इस समझौते का उद्देश्य जो था वो दक्षिणी कारेकस क्षेत्र के दो देशों के बीच जो दशकों से चल आ रहे संघर्ष था उनको समाप्त करना। इस समझौते में देखिए उन्होंने मतलब राजनीतिक संबंध स्थापित करेंगे दोनों देश, तो वो तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मार्ग यानी ट्रिप मार्ग या आर्मेनियाई क्षेत्र से होकर अजरबैजान को उसकी एन्क्लेव नखविचन से जोड़ने वाला नया ट्रांजिट मार्ग बनाया जाएगा। अब देखिए, ये जो संघर्ष है ना, मुख्य रूप से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर है। यही जो मैंने आपको बताया यहाँ पर है, ये नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, और यही है नखविचन जो क्षेत्र है, ये अजरबैजान का क्षेत्र है। तो यहीं पर एक कॉरिडोर बनेगा, है ना। अब चलिए देखते हैं, इसमें ये बोल रहा है कि 1991 में दोनों देश जो थे वो सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली, लेकिन विवाद जारी रहा और 2023 में अजरबैजान ने पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब देखिए, भारत का हित इसमें यही है कि अच्छा शांति जो समझौते हैं उनका सही तरीके से मतलब अच्छे से क्रियान्वयन हो। और भारत का जो आर्मीनिया के साथ है वो मैत्री और सहयोग संधि हस्ताक्षर किए थे 1995 में, और फिर अजरबैजान जो है उनके मतलब माध्यम से भारत और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा गुजरता है। तो देखिए, यहाँ से ईरान से जाते हुए जो है ना, ये नागोर्नो काराबाख होते हुए रसिया जाता है यहाँ से। तो अगर ये है हमारा अजरबैजान के साथ भी संबंध अच्छा और आर्मेनिया के साथ भी संबंध अच्छा है, तो वही बात बोल रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो काकोरी ट्रेन कांड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में के निकट जो है वो काकोरी ट्रेन नामक गांव में ये ट्रेन मतलब ये लूट हुई थी। अब देखिए, काकोरी कांड जो था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्ता और राजेंद्र लाहिड़ी ये सभी थे। और ये सभी जो थे ना वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसमें देखिए, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया देखें तो अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। और घटना के बाद जो था वो एचआरए जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन करके उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाया गया। तो देखिए, यही है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो 1934 में कानपुर में गठित हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। इनका जो सिद्धांत था वह संयुक्त राज्य भारतीय संघीय गणराज्य की स्थापना करना, जिसका आधार वयस्क मताधिकार होगा। लेकिन जो अभी जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ, वो 4 साल बाद 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया था इसे। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद और विजय कुमार सिन्हा थे। इसका मूल सिद्धांत था समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। तो देखिए, दोनों सिद्धांत में भी अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। तो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए एक दवा विकसित की जिसका नाम है कंपाउंड 3B। ये जो है ना, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंत्र को नष्ट कर प्रभावी इलाज की संभावना दिखाती है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि कंपाउंड 3B जो है वह एंटीबायोटिक मेरोपेनेम के साथ मिलकर KPC2 जनित क्लेब्सियला निमोनिया जैसे सुपर बग्स के संक्रमण का ये इलाज करता है। तो वही बोल रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध होता क्या है। तो इसका अर्थ ये है कि जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी पर एंटी माइक्रोबियल दवाओं का असर नहीं होता है, दवाएं मतलब अप्रभावी हो जाती है, जिससे बीमारियों का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि सक्रिय औषध सामग्री के उत्पादन से उत्पन्न जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उसको लैंडफिल, लीचेंट, अनुपचारित अपशिष्ट, जल और सीवेज अपशिष्ट आदि में शामिल हो जाते हैं, जिस कारण से ये लोगों के शरीर में पहुंचते हैं और ये बैक्टीरोधी प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे डेवलप करते जाते हैं, जिसके कारण इन दवाई का असर कम होने लगता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत की सफल संरक्षण रणनीति से एशियाई शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। तो उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में एशियाई शेरों की संख्या में 70% की वृद्धि, जो कि 2025 में 891 तक पहुंच गई है। अगर एशियाई शेरों की ओर हम लोग देखें तो ये सौराष्ट्र क्षेत्र के शुष्क पर्णपाती वन और खुली घास वाली झाड़ियों में पाई जाती है। गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही इनका एकमात्र पर्यावरणीय आवास है। तो देखिए वनरेबल की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कि प्रोजेक्ट लाइन 2020 में शुरू किया गया था। फिर ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट, मतलब जिससे कि इन मतलब जो ये है एशियाई शेर हैं, इन सभी को वो जो यहाँ पर है गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकालकर अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करना। फिर है इंटरनेशनल बिग गेट अलायंस और एक है प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम। अब देखिए बारदा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो भी गुजरात में ही है। एशियाई शेरों के लिए दूसरा पर्यावास स्थल बनकर उभर रहा है। और इसके अन्य जीव जंतु कौन कौन है यहाँ पर? सांभर, चीतल, चिंकारा यहाँ पर पाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में आर्थिक प्रतिबंध। तो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल, उन्होंने एक शोध पत्र निकाला है। तो उनके अनुसार ये कहा है कि भू राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका जो है वो आर्थिक दबाव का उपयोग हमेशा से करता आया है और ट्रंप काल में ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला, ईरान, इराक, लीबिया, सूडान और सीरिया से तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं इन्हीं कारणों से। अब उनके शोध पत्र में और कुछ कुछ बातें थी। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक युद्ध के रूप में उन्होंने एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया, क्योंकि सैन्य युद्ध करेंगे तो वो डायरेक्ट वॉरफेयर में उलझ जाएंगे। तो उन्होंने युद्ध के हथियार के रूप में एक आर्थिक उपकरण को शामिल किया है। संख्या में वृद्धि पर सीमित प्रभाव। उन्होंने ये कहा कि 21वीं सदी में जो है ना, ये प्रतिबंध जो है उनका मतलब संख्या तो बढ़ रहा है लेकिन उनका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित है। जैसे उन्होंने कहा कि 2000 के बाद जो उन्होंने 687 प्रतिबंधों में से 20% से भी कम जो है ना वो पूरी तरीके से सफल हो पाए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि द्वितीय प्रतिबंधों का उदय भी आजकल हो रहा है। द्वितीय प्रतिबंध मतलब अगर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ तो बाकी कोई भी उस चीज़ को नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो उसको फिर और ज़्यादा दंडित किया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि चाबहार बंदरगाह ईरान जो है अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय निवेश इससे प्रभावित हुआ है। रूस में भी तेल संबंधी निवेश जो की गई है भारतीय कंपनी द्वारा, तो उसका लाभांश प्राप्त नहीं कर पा रही इसी कारण से। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता मुख्य रूप से निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करती है। डॉलर का वर्चस्व है एक वैश्विक रिजर्व मुद्रा के तौर पर। फिर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों में अमेरिका का केंद्रीय स्थिति है। फिर डॉलर आधारित कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम एक प्रकार से विकसित हो गई है, जिसके कारण अमेरिका के एक प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व स्थापित हुआ है इसी कारण से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज। तो एक योजना है जो कि केंद्र क्षेत्रक योजना है और ये जो है बोडो और कार्बी समूहों के लिए पूर्व में समझौता आधारित विकास पैकेज की तरह है, जिनसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापना के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। नेक्स्ट जो है वो साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स कार्यक्रम यानी शाइन कार्यक्रम, या ICMR और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल और जैव विविधता अनुसंधान से परिचित कराएंगे। नेक्स्ट जो है वो है एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न्ड राइनो, सॉरी। तो इन्होंने ये कहा है कि IUCN की जो टेरिफिक की हालिया रिपोर्ट है उनमें गेंडा संरक्षण के भारतीय की बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण की सराहना की है और इन प्रयासों में एक सींग वाला गेंडा के शिकार में भारी कमी भी आई है, तो उनको सराहा है उन्होंने। तो टैरिफ जो है ट्रैफिक जो है वो एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है, मतलब NGO है, जो कि वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और पादपों की व्यापक निगरानी करता है। और ये देखिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और IUCN के द्वारा संयुक्त रूप से किया चलाया जाता है इनका। फिर देखिए एक सींग वाला गेंडा देखें तो ये घास, पत्तियां, फल और जलीय पौधे खाता है। गेंडे की 5 प्रजातियों में सबसे बड़ा है, भारत और नेपाल में पाया जाता है। वन, घास के मैदान और अंतर्देशीय जल आर्द्र भूमियों में पाया जाता है और इसकी कैटेगरी वनरेबल में है। और भारत की प्रमुख पहलों में इंडियन राइनो विजन 2020, ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम, कैच ग्रांट प्रोग्राम। तो ये इंडिया AI मिशन के द्वारा घोषणा की गई है, जो कि
मतलब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक मिशन है। अब देखिए कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ये है कि भारत में कैंसर देखभाल क्षेत्र में एआई समस्याओं के सत्यापन और उपयोग में तेजी को आगे लाना, इनका मतलब ये है। अब देखिए पशु स्टेम सेल बायो बैंक, भारत के पहले आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में किया गया है। बस यही है। नेक्स्ट जो है वो नशा मुक्त भारत अभियान, ये केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी 2020 में, और इसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के अंतर्गत लाई गई थी। अनुच्छेद 47 में भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके अंतर्गत भी ये हमारी एक दायित्व बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो है मादक पदार्थों की आपूर्ति को रोकना, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संचालित की जाती है। देखिए नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, यानी PME ड्राइव योजना। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा PME ड्राइव योजना की जो अवधि है 2026 तक अब कर दी गई है। PME ड्राइव योजना के बारे में अगर थोड़ा देख लें तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण, इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्षमता को भारत देश में बढ़ाना, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इनके घटक में देखें तो इलेक्ट्रिक 2 पहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य EV श्रेणियों की मांग के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। तो याद रखिएगा 4 व्हीलर के लिए आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है, जैसे कार और के लिए है ना, ट्रक के लिए है। अब देखिए पूंजीगत परिसंपत्तियों की स्थापना के लिए अनुदान भी देते हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बसों के लिए फंडिंग है ना। इसके बाद प्रशासनिक सहायता भी है, जैसे सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों में आर्थिक सहायता प्रदान करके परियोजना को अच्छे से लागू करना। नेक्स्ट है बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार योजना, मतलब मैरिटी योजना। तो ये देखिए केंद्र क्षेत्र की योजना है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में भी सुधार करना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी दी जाती है और 1 वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लाई गई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा LPG उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और अभी 1 जुलाई 2025 तक देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10-10.5 करोड़ मतलब LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।